हमारे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हम लोग संसाधन विकास और उपयोग यानी कि रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड यूजेज चैप्टर का अगला टर्म देख रहे हैं। हम लोग देखते हैं, कुछ प्रश्न है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट, उस पर चर्चा करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। जैव विविधता क्या है? हमारा प्रश्न क्या है? जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता का मतलब क्या होता है? विविधता का मतलब होता है अंतर। जैव का मतलब तो जीव हो गया, तो जीवों में जो अंतर होता है ना, तो वही जैव विविधता कहलाता है। और यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो हम लोग पहले समझते हैं जैव विविधता क्या होता है। तो जैव विविधता का अर्थ क्या हो गया कि हमारा ये जो अर्थ है यानी कि धरती है, धरातल है, यहाँ पर वन और वन्य जीव यानी पेड़ पौधे और इस धरती पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु, उसके अनेक प्रकार की प्रजातियां हैं, जाति हैं, अलग अलग जातियां। तो ये क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि जीवों के भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हमारे इस धरातल पर पाई जाती है, वो सारा क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है ना। एक कहा जाता है ना कि जैसे पांचों उंगली समान नहीं होता है, उसी प्रकार से कोई भी जीव का गुण आपस में नहीं मिलता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मानव जीवन के लिए जैव विविधता का क्या मतलब? जैव विविधता समझ में आ गया। जीवों में अंतर, अलग अलग प्रकार के पाए जाने वाले जीवों और उसमें अलग अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं, इसलिए उनको जैव विविधता कहा जाता है। सिंपल सा बात है। उसके बाद मानव जीवन के लिए जैव विविधता का महत्व। मानव जीवन के लिए क्या क्या महत्व है? तो मानव और सभी प्राणी मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब हो गया हमारे आस पास पाए जाने वाले पर्यावरण, और हम लोग एक दूसरे पर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं ना। जैसे कि हम लोग पढ़े हुए हैं आहार श्रृंखला पढ़े, यानी हर तरह के जीव जंतु हमारी धरती पर हैं और सभी एक दूसरे को सहयोग करते हैं जीने में। इसीलिए कहा जाता है कि मानव और सभी प्राणी आपस में मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि सभी तरह अलग अलग तरह के जीव ना हो तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, है ना। जैसे कि एक तरह से बोला जाए शाकाहारी जंतु है तो सिर्फ शाकाहारी रहेगा, मांसाहारी नहीं रहा तो शाकाहारी का जनसंख्या बढ़ जाएगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं कोई मर जाता है, यदि उसको सड़ाने गलाने वाले कीड़े मकोड़े ना होंगे तो वो फिर जो है और प्रदूषण फैलाएगा, प्रॉब्लम होगा। तो ये चीज़ें, मानव केवल इस तंत्र के अंग हैं। हाँ, हम मानव भी एक तरह का जीव ही है, तो हम बता सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का एक अंग कौन है? मानव है। हमें जैव विविधता के कारण ही भोजन, अनाज, पानी, हवा और पौधों की प्राप्ति होती है। तो जैव विविधता के कारण ही अलग अलग प्रकार के भोजन हम लोग खाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के अनाज उपजाते हैं, पानी, हवा और पौधों की भी प्राप्ति होती है। और थोड़ा सा आगे बात करें तो हम लोग है वन एक ऐसा उत्पाद है जिस पर सभी प्राणी निर्भर है। तो देख लिया जाए वन में भी अनेक प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं। जैसे हमारे घर में तुलसी का पौधा, नीम का पौधा, सबके अलग अलग गुण है। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि वनों पर भी सभी जीव जंतु डिपेंडेंट है। पुराने समय में वन में बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां मिलती थी जिसका उपयोग करके हम लोग इलाज भी करते थे। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार का यदि पेड़ पौधा भी पाया जाता है, वह भी मानव के लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और आगे की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। पर्यावरण संरक्षण में कौन महत्वपूर्ण? तो ये जैव विविधता। अब जैसे कि हम लोग क्या किए, अभी अभी बताए थे कि यदि कोई जीव जंतु मर जाता है तो उसको खाने वाले, उसको अपघटन करने वाले, उसको सड़ाने वाले भी कीड़े मकोड़े होते हैं। यदि वो नहीं होंगे तो पर्यावरण संरक्षण नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ परेशानियां बढ़ेगी, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें यानी कि जैव विविधता सहयोग करता है हमें जीवन जीने में, एक स्वस्थ जीवन जीने में। जैव विविधता हमें प्राकृतिक आपदा से, बाढ़, सूखा आदि से राहत प्रदान करता है ना। जैसे कि जैव विविधता प्राकृतिक आपदा, बाढ़ से भी हमें बचाता है जैव विविधता, सुखाड़ से भी बचाता है। तो ये सब चीज़ें जैव विविधता के ही कारण है। जैव विविधता कैसे है? अब ये बाढ़ से कैसे हमको जैव विविधता बचाता है? तो इसके पीछे है सिंपल सी बात है, हमारे पास पेड़ पौधे हैं, अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाया जाए। उसके बाद जो है नहर का सही तरह से, नहर से मतलब पानी बहने का सही उपाय किया जाए।
अनेक नहरें नालियाँ निकाली जाए ताकि खेती भी आसानी से हो जाएगा। और हाँ, खेती होती है, अलग अलग प्रकार की खेतियाँ होती है तो हम उसमें उपयोग कर सकते हैं। सुखाड़ आदि से भी राहत प्रदान करता है, क्योंकि हमारे पास है कि यदि हम पेड़ पौधा अधिक से अधिक लगाएंगे तो वर्षा होने की संभावना बहुत अधिक होती है, तो सुखाड़ से भी राहत प्रदान कर सकता है जैव विविधता। जैव विविधता टिकाऊ आर्थिक गतिविधि के लिए अवसर प्रदान करती है ना। जैसे कि हम क्या करते हैं कि टिकाऊ आर्थिक गतिविधि में भी जैव विविधता एक अवसर प्रदान करती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया टिकाऊ आर्थिक गतिविधि। जैसे कि मान के चलो कि हम अपने खेत में, खेत की बात करें, मिट्टी में हम लोग यदि गोबर खाद डालें, जिसको कि हम लोग कंपोस्ट बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट, वो डालते हैं तो मिट्टी ज़्यादा उसकी उर्वरता बढ़ती है, उसमें फसल उत्पादन करने का क्षमता बढ़ जाता है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्या करता है, आर्थिक गतिविधि को अवसर प्रदान करता है। जैव विविधता एक तरह से बता सकते हैं हम लोग के, जैसे कि 5 स्टूडेंट है, पांचों में कोई एक इंटेलिजेंट है पढ़ने में, ठीक है, कोई लड़का उसी में से कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, क्योंकि सब में अलग अलग तरह का गुण था और उसके कारण से सबको अलग अलग प्रकार का नॉलेज हुआ और उस क्षेत्र में वह आगे बढ़ा। और जिसके कारण हमारा ये जो प्रकृति है, हमारा ये धरती है, इसमें क्या है, बैलेंस बना हुआ है, यानी कि सबके सहयोग से एक तरह से बोल सकते हैं ना। हमारे यहाँ कंप्यूटर है, टीवी है, बल्ब है, तो अलग अलग तरह के वैज्ञानिक अलग अलग इन्वेंशन किए, तो चूंकि मानव में भी क्या था, विविधता था, तो ये किसके लिए फायदेमंद हुआ, तो मानव के लिए फायदेमंद हुआ, तो ये भी बोल सकते हैं। इससे क्या हुआ, इनकम का स्रोत बढ़ गया, तो ये भी चीज़ है। वातावरण को शुद्ध बनाए रखता है, हाँ, जैव विविधता क्या करता है, वातावरण को शुद्ध बनाए रखता है। तो एक उदाहरण हम लोग जानते हैं, जैसे कि अधिकतर कॉलेज में देखते होगे तुम लोग कि अशोका का पेड़ लगाया जाता है। तो अशोका का पेड़ क्या करता है, जितने भी धूलकण होते हैं वायुमंडल में वह अपनी ओर आकर्षित कर लेता है उसको, तो ये भी फायदेमंद है। अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करेगा प्रकाश संश्लेषण में, ऑक्सीजन के अधिक से अधिक उत्पादन होगा, जिसके कारण वातावरण शुद्ध होगा। किसी भी देश की समृद्धि के लिए जैव विविधता से निर्धारित की जा सकती है। सही बात है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर 5 से 6 मौसम होते हैं ना, अलग अलग तरह के मौसम होते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती है, तो यहाँ का जैव विविधता बहुत ही बेहतर है ना। तो वह देश, इससे क्या होता है, कौन सा देश कितना समृद्ध है यह भी निर्धारित किया जाता है। अब अगला प्रश्न ये समझ में आ गया होगा हम लोगों का कि जैव विविधता क्या होता है, तो धरती पर जो ये तो क्लियर कर दिए। उसके मानव जीवन के लिए जैव विविधता का कौन कौन सा महत्व है, इसके अलावा भी यदि तुम लोगों के पास कोई पॉइंट हो तो ऐड कर सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा, खनिज संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। खनिज के संरक्षण के 3 उपाय लिखे। तो सबसे पहला टॉपिक ये हो गया हमारा, खनिज संसाधन का संरक्षण आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। खनिज एक तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि यह अनवीकरणीय संसाधन है, जो कि दोबारा ये बनने में इसको करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो इसीलिए इसमें जो है संरक्षण इसका आवश्यक है, क्योंकि यह उद्योग और कृषि दोनों का आधार है। लोहा का ले लीजिए, लोहा हर जगह उपयोग किया जाता है, कोई भी सामान में अधिक से अधिक हम लोग उपयोग करते हैं, घर बनाने से लेकर के किसी भी चीज़ में, तो उसको हमको बचा करके भी रखना होगा। उद्योग और कृषि का आधार क्या है, खनिज संसाधन है। और नवीकरणीय संसाधन होने के कारण जो है इसका थोड़ा सा हमको समझदारी से उपयोग करना होगा ताकि यह समाप्त ना हो जाए। और तीसरा पॉइंट हमने लिखा समाप्त संसाधन है, तो हमें पता है यह एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट ऐसा है, इसीलिए हमको संरक्षण इसका करना चाहिए। ठीक है, अब आगे है कि संरक्षण करने के कौन कौन से 3 उपाय है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अत्यधिक तेजी से उपयोग कर रहे हैं, ये भी बात सही है। हम लोग क्यों संरक्षण करना चाहिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बचा कर रखना होगा, इसलिए हमको संरक्षण करना चाहिए। तो 4-5 पॉइंट था, उसको क्लियर किए। आगे है खनिज संरक्षण के प्रमुख उपाय। तो पहला उपाय क्या है कि हमको खनिज का उपयोग नियोजित ढंग से करना होगा, है ना, जहाँ जरूरत हो जरूरत से ज़्यादा हम खनिज का उपयोग ना करें। दूसरा चीज़ सतत पोषणीय तरीका से उपयोग करने होंगे। सतत पोषणीय हमें पता है कि भविष्य के पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए उपयोग करें, तो वह सतत पोषणीय तरीका कहलाता है। पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि खनिज जो है सीमित मात्रा में है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, या तो पुनः उपयोग पर जोर देना चाहिए या पुनः चक्रण करना चाहिए, यानी पुरानी वस्तुओं से फिर से नया का निर्माण कर लेना चाहिए। खनिज के विकल्प का खोज करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमको एक ही खनिज पर डिपेंड होना होगा, है ना, उसके विकल्प का भी खोज हमें करना होगा। जैसे पेट्रोलियम का देख लीजिए, तो पेट्रोलियम के बदले सोलर प्लेट का उपयोग, बैटरी का उपयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक विकल्प
के तौर पर कुछ ना कुछ आ रहा है। पहले मोटरसाइकिल में पेट्रोल से चलता था, कार सब पेट्रोल डीजल से, लेकिन अब वर्तमान में गैस से चलने लगा है, सीएनजी का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या हो गया, विकल्प हो गया। तो हम लोग विकल्प खोज सकते हैं। एक उपाय यह भी हो गया, कम मूल्य पर निम्न कोटि के खनिजों का उपयोग। क्योंकि हमारे देश में अधिकतर निम्न कोटि के खनिज है जिसका क्वालिटी बहुत लो है, लेकिन उसको हमको महंगे दाम पर यदि बेचेंगे तो लोग नहीं लेगा उसको, है ना। यदि कम दाम पर बेचते तो लोग उसका उपयोग कर सकता है। तो कम मूल्य पर निम्न कोटि के खनिज का भी उपयोग हमें करना चाहिए। खनन अयस्क से धातु बनने तक कम से कम अपव्यय होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी धातु खनिज जो होता है हमको जमीन से डायरेक्ट शुद्धतम रूप में तो मिलता नहीं है, अयस्क के रूप में मिलता है। तो सबसे पहले खुदाई करते हैं, उससे जो अयस्क मिलता है उससे फिर निष्कर्षण करके धातु निकालते हैं। तो खनन और अयस्क से धातु बनने तक का यानी कि खनिज का कम से कम अपव्यय हो, बर्बादी कम से कम हो। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खनिज की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो खनिज का विशेषता क्या क्या है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कुछ विशेषता में मतलब कि इसके कौन कौन से गुण हैं या इसके क्या क्या उपयोग हैं। हम सारी चीज़ को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे खनिज के प्रमुख विशेषता में सबसे पहले तो देख लो भैया इसका विशेषता क्या है, खासियत क्या है। तो दैनिक जीवन में काम में उपयोगी आता है। तो ऐसा दैनिक जीवन का कोई काम नहीं जहाँ पर कि जो है खनिज का उपयोग नहीं है। सुई से लेकर जहाज तक सब खनिज से बनते हैं। इमारत, भवन, पुल इत्यादि का निर्माण भी खनिज के कारण ही होता है, खनिज से ही होता है। परिवहन के साधन का निर्माण खनिज से, मशीन और औजारों का निर्माण भी इनसे होता है। बर्तनों का निर्माण होता है। कृषि के उपकरण यानी खेती गृहस्थी करने के लिए जितने भी उपकरण बनते हैं, मशीन बनते हैं, उसमें भी खनिज का ही उपयोग किया जाता है। विद्युत उपकरण बनाने में, विद्युत बिजली का जितना भी सामान है उसमें भी खनिज का उपयोग होता है। विमान, रॉकेट, मिसाइल इत्यादि के निर्माण में भी होता है। हाँ, और कुछ खासियत है ना। खासियत में हम हर चीज लिख सकते हैं। विशेषता में वितरण असमान है, कहीं ज्यादा खनिज है कहीं कम खनिज है। उसका अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम उपलब्ध है। हमारे यहाँ क्या है, जो अच्छे क्वालिटी के खनिज है वो बहुत कम है और जो घटिया क्वालिटी का उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। ये चीजें इसकी विशेषता हो गई। समाप्य संसाधन है और लास्ट वाला है अनवीकरणीय संसाधन। तो स्पष्ट समझ में आ गया, ये सारे पॉइंट हम लिख सकते हैं और अच्छे से नंबर आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, अपनी भाषा में लिख देना। अगला एक स्टूडेंट के बिहाफ पर एक प्रश्न लिए है। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न है लेकिन हम इसमें ऐड कर दिए हैं, कोई बात नहीं, समझ लीजिए। जब चैप्टर आएगा तो हम वहाँ क्लियर करेंगे। क्या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, स्पष्ट करें। तो सबसे पहले आतंकवाद समझ जाइए। आतंकवाद एक थिंकिंग है, एक सोच है जो कि दुनिया को तबाह करने का, यानी कि दुनिया पर एक तरह से एक आधिपत्य जमाना चाहता है ना, ताकि चाहे दुनिया को कितना भी नुकसान हो, कुछ भी हो। तो आतंकवाद वही है ना, एक सोच है, एक थिंकिंग है, एक विचारधारा है जिसमें कि लोगों पर अत्याचार करना, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों पर अत्याचार करना, अपना एक आधिपत्य जमाना, अपना शासन चलाना, अपना हर कुछ। तो ये चीजें आतंकवाद कहलाता है। तो ये बात, ये लोकतंत्र के लिए चुनौती है। क्यों? लोकतंत्र क्या होता है, तो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकारें। तो जिस जिस देश में लोगों के द्वारा चुनी गई सरकारें हैं वो लोकतंत्र कहलाता है। तो यानी कि या फिर एक चीज यह भी बोल सकते हैं कि लोगों के हित में जो सरकार होती है वो लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। अब ये चुनौती क्यों है, तो हाँ, आंसर में क्या होगा, पूछ तो रहा है क्या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है। तो हमने कहा हाँ, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है। क्यों? क्योंकि ये जो आतंकवाद होता है ना, इसका ना तो कोई मजहब होता है ना ही कोई धर्म होता है। ठीक है, इसका कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, एक ही मकसद होता है, दुनिया को तबाह करना। करता क्या है, धन, बल और हथियार के सहारे विश्व को परेशान करता है। समझ में आ रहा होगा, बहुत सारी घटनाओं का जिक्र आगे करने वाले हैं। तो धन, बल और हथियार के सहारे विश्व को परेशान करना। कुछ दिन पहले श्रीलंका में जो है ना, एक चर्च में घुस करके कोई आतंकवादी जो है बम विस्फोट कर दिया था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिसमें बहुत सारे बेजुबान छोटे बच्चे भी मारे गए थे। सरकार का अधिकतम खर्च जो होता है ना, आतंकवाद से देश को सुरक्षित रखने में लगता है। ये हम कारण लिख रहे हैं ना, क्यों आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तो लोकतंत्र में क्या होगा, यदि हम अपना सारा ध्यान हम यदि लोगों के विकास में लगाएंगे तो हमारा देश अधिक विकसित होगा, है ना। लेकिन होता क्या है ना कि आतंकवाद के कारण सरकार का ध्यान कहाँ खिंचा हुआ रहता है, तो आतंकवाद से कैसे बचाया जाए लोगों को, कहाँ वहाँ अधिक से अधिक हम खर्च करते हैं, उनसे लड़ते रहते हैं, बहुत सारे सैनिक हमारे मारे जाते हैं। अब एक उदाहरण के लिए
पाकिस्तान जैसे देशों में आतंकवाद के कारण पूरे विश्व परेशान है ना। पाकिस्तान में अनेक आतंकवादी है, हिजबुल मुजाहिदीन और उसके बाद लश्कर तोयबा, हाफिज सईद, ये सब क्या है, आतंकवाद का भूमिका है। एक तरह से जिहाद करता है ये लोग, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचाता है। यदि इतना ही इन लोगों को प्यार होता है, जैसे कश्मीर के लिए लोग लड़ता है, इतना ही इन लोगों को कश्मीर से प्यार होता है तो वहाँ के लोगों को शिक्षित करता, उनके लिए भलाई का काम करता ताकि वो लोग खुश होकर के उनका साथ दे देते। लेकिन वो क्या करता है, बंदूक पकड़ाता है, अपने बच्चों को विदेश भेजता है पढ़ने के लिए, अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ पर गरीब के बच्चों के हाथ में पत्थर बंदूक दे करके जो है उसको सरकार के खिलाफ हो आवाज उठाने के लिए कहता है और उसमें वो मारे जाते हैं। अफगानिस्तान में भी है, तालिबान से पीड़ित है, तालिबान जिसके लिए जो है अमेरिका ने हमला भी किया था तालिबान को, लादेन को पकड़ने के लिए। तो वो चीज़ें यह सामान्य विधि व्यवस्था को नष्ट कर देता है, यानी कि हमारे यहाँ जो सिस्टम चलता है, शासन व्यवस्था चलता है, उसको क्या करता है, यह नष्ट करने का काम करता है जानबूझ करके। जैसे कि जम्मू कश्मीर की बात करें, वहाँ पर आए दिन सब दिन जो है पत्थरबाजी होता था और बहुत सारी घटनाएं होती रहती थी, कई लोग मारे जाते थे, कई बेकसूर लोग की जान चली जाती थी, हजारों बेगुनाहों की जान जाती थी। ये भी बात सही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, ये सब प्रॉब्लम है लोकतंत्र के लिए। और बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि बच्चे ही तो हमारे देश के भविष्य होते हैं। लोग अपने रोजगार नहीं कर पाते हैं, लोग रोजगार नहीं करेंगे तो उसका घर कैसे चलेगा। आतंकवाद के पास मानवता नाम की कोई चीज ही नहीं होती, यानी कि लोगों से उसे कोई दुख और दर्द नहीं होता है। यदि आतंकवादी के हाथ में बंदूक है, आगे कोई आदमी हो, चाहे वह किसी भी धर्म का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, उस पर बंदूक तान देगा। यदि उसकी आप नहीं सुनोगे तो उसको मार सकता है, क्योंकि उससे उसको कोई मतलब नहीं, कोई दया भाव नहीं होता है। आतंकवाद नवयुवकों को जिहाद का सपना दिखा करके उसको अपने पथ से भटका देता है। तो ये सब चीजें हैं। आतंकवाद लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। जो बच्चा का भविष्य बनेगा, जो आगे जा करके कुछ करेगा अपने लाइफ में, कुछ अच्छा करेगा ताकि उसका परिवार खुश रहे, उसके बाल बच्चे खुश रहे, उसका एक अच्छा फ्यूचर हो, अच्छा भविष्य हो, लेकिन उनको क्या करता है, ये लोग भटका देता है पथ से। कुछ हम लोग आतंकवाद के संगठन का नाम हम लेना चाह रहे हैं, जिसमें कि अल-कायदा, जिसका ओसामा बिन लादेन हेड था, ठीक है ना, और उसके ISIS सीरिया का आतंकवादी संगठन जो पूरे विश्व पर कब्जा जमाया जा रहा है। तो ये सब चीजें है ना। तो तालिबान अफगानिस्तान में तबाह मचाए हुए है, बोको हराम नाइजीरिया में आए दिन कुछ न कुछ घटना करते रहता है, सरकार से अपनी मनमानी करवाने की कोशिश करता है। तो ये चीजें हैं जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए क्या है, बहुत ही नुकसानदेह है, और सरकार को इससे ही लड़ाई करनी पड़ जाती है और बहुत मेहनत लगता है। 10 लुप्त हो जाने वाले पशु पक्षियों के नाम लिखें। तो कुछ ऐसे पशु पक्षी जो धीरे धीरे हमारे इस पृथ्वी पर से, धरातल से लुप्त होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। उनमें से है पहला हमारा एशियाई चीता, दूसरा है गुलाबी सर वाला बत्तख, तीसरा है डोडो पक्षी, ठीक है। उसके बाद सफेद पीठ वाला गिद्ध है, ग्रेट साइबेरियन क्रेन है, गोंडवाना इंडियन बर्ड टर्ड्स, लाल सिर वाला गिद्ध, जंगली उल्लू, सफेद पेट वाला बगुला और चम्मच की चोंच वाली टिटहरी, और बहुत सारे उदाहरण हैं। हमने सिर्फ 10 लिखा है ताकि आप लोगों को यदि परीक्षा में पूछे तो आप लिख सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न है हमारा, वन एवं वन्य जीव के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या पर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। कहने का मतलब वन्य जीव, पेड़ पौधा और जीव जंतु को नुकसान पहुंचाता है प्रदूषण के किन किन कारणों के द्वारा, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित प्रमुख समस्या में सबसे पहला है सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है, जो हमारे विभिन्न प्रकार के स्किन डिजीज है, यानी कि चर्म रोग हो जाते हैं। अम्ल वर्षा, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारी फैक्ट्री से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य विभिन्न प्रकार की जहरीली गैस है, जो कि वर्षा के जल के साथ घुल करके वापस धरती पर आती है और उससे अम्ल वर्षा होता है और उससे भी भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां होती है। आगे हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, ये क्या, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग का कंडीशन, जैसे कि CO2 की मात्रा धरातल पर अधिक से अधिक होने के कारण क्या होता है, अधिक गर्मी बढ़ती है। यहाँ पर क्या होता है, सारे बर्फ पिघल रहे हैं, है ना। कौन से बर्फ भाई, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो बर्फ जमा हुआ है वो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, धरती का अधिक गर्म होने के कारण पिघल रहा है, जिसके कारण क्या होगा, जितने भी धरातल है वो सारे डूबते जाएंगे। तो ये सब चीजें, और इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं वन एवं वन्य जीवों का ह्रास होगा। वायु, जल और मृदा प्रदूषण,
आए दिन लगातार हवा भी प्रदूषित हो रहा है, जल भी प्रदूषित हो रहा है, मृदा मिट्टी भी प्रदूषित हो रहा है, इससे भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां होती है। तो इसके प्रभाव क्या क्या हो जाते हैं, ये तो प्रॉब्लम हो गया। प्रभाव में आ गया वन एवं वन्य जीव का जीवन चक्र प्रभावित होता है। अलग अलग प्रकार की बीमारियां आजकल पशुओं में देखते हैं, सबका पैर जो है ठीक से काम नहीं करता है, गाय भैंस सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। आदमी को जनरली सबके घर में किसी न किसी को बुखार लग जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये सब किसके कारण है, ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है वन्य एवं वन्य जीव को। नए पौधे और जंतुओं का जन्म न होना। एक समय होता था एक एक महिलाएं 10-10 बच्चे को जन्म देती थी और अच्छे से स्वस्थ रहती थी, लेकिन अभी के समय में क्या होता है, एक महिला को एक बच्चा होता है और उसके बाद वह बीमार हो जाती है ना, हमेशा कहीं ना कहीं वह बीमार ही रहती है। तो ये हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है, जीवों का धीरे धीरे विलुप्त हो जाना, है ना। और क्या होता है, हमारे इस धरातल से जीव धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहे हैं। जैसे कि गिद्ध की बात करें, वह भी धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, गौरैया भी बहुत कम संख्या में दिखता है, वह भी धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है। तो ये सब चीजें, तो ये प्रभाव हो गया। अगला है हमारा जैव अपहरण क्या कहलाता है। जैव अपहरण, अपहरण का मतलब समझते हैं किसी को किडनैपिंग कर लेना, ठीक है, या फिर गायब कर लेना, उठवा लेना, इस तरह से। तो जैव अपहरण प्रकृति में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के जीवों के जीनों का प्रयोग करके, तो हमारे यहाँ तो आजकल बहुत वैज्ञानिक, बहुत साइंटिस्ट, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो ओरिजिनल यानी वास्तविक रूप से जो जीव है ना, उनके जीन का उपयोग करके, दो अलग अलग जीवों के जीन का उपयोग करके एक अन्य जीव का उत्पादन करते हैं, यानी कि नया जीन का निर्माण करते हैं, और ये खुद करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पुराने वाले वास्तविक जीन है और उसका जो वृद्धि है धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त होते जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो लाखों वर्षों से जो भी जीव जंतु हमारे धरती पर है भिन्न भिन्न प्रकार के, हम लोग क्या कर रहे हैं, उनमें से अलग अलग प्रजाति के जीनों का प्रयोग करके नए नए जीव की उत्पत्ति कर रहे, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो वास्तविक जीव है वह धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव अपहरण बोलते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए बताया मैंने, दोगली गाय, जर्सी गाय और देसी गाय का मिक्स करके जो हाइब्रिड संकर नस्ल बनाता है दोगली गाय, तो ये हो गया हमारा जैव अपहरण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। अपना एग्जाम का अच्छा से तैयारी कीजिए और हम चाहते हैं कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।